मरीज के परिजनों ने डॉक्टर व स्टाफ को काटा। डोंबिवली में दिल दहला देने वाली घटना। डोंबिवली के एक अस्पताल में दिल दहला देने वाली घटना घटी है। यहाँ मरीज के रिश्तेदारों ने अस्पताल के डॉक्टर और 2 कर्मचारियों को काट लिया। ठाणे जिले के डोंबिवली शहर में स्थित एक अस्पताल में दिल दहला देने वाली घटना घटी है, जहाँ मरीज के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर और 2 कर्मचारियों को काट लिया है। अस्पताल में हुई मारपीट सीसीटीवी में कैद हो गई है। इस मामले में डोंबिवली की मानपाड़ा पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। पहले भी डॉक्टरों पर हमले की कई घटनाएं हो चुकी है। डोंबिवली में हुई घटना के बाद एक बार फिर डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो गया है। मिली जानकारी के मुताबिक डोंबिवली पूर्व के स्टार कॉलोनी इलाके में आरोग्यम हॉस्पिटल है। 20 तारीख की शाम डोंबिवली में रहने वाले राज सिंह अपनी पत्नी ज्योति को लेकर आरोग्यम हॉस्पिटल गए थे। ज्योति सिंह को पेट में दर्द था। राज की मां भी उसके साथ थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने ज्योति का इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद ज्योति की परेशानी कम हो गई। डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज करने को कहा। डिस्चार्ज होते समय ज्योति के पेट में फिर से दर्द होने लगा। डॉक्टर ने ज्योति को दोबारा भर्ती होने की सलाह दी। डॉक्टर ने ज्योति को सिटी स्कैन और अन्य जांच कराने को कहा। यह सुनकर ज्योति के परिजन नाराज हो गए। बहस इतनी बढ़ गई कि ज्योति के पति राज सिंह और सास सुशीला सिंह दोनों डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ से बहस करने लगे। बहस मारपीट में बदल गई। इसी बीच राज और सुशीला दोनों ने अस्पताल के डॉक्टर नितिन खोंटे और 2 अन्य कर्मचारियों को काट लिया। इस चौंकाने वाली घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने इस मामले में मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया है। इस मामले में मानपाड़ा पुलिस ने ज्योति के पति राज सिंह और राज की मां सुशीला के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आता शनिवारी 20 तारखेला मनपाडा हद्दीमध्ये एक महिलेच्या पोटामध्ये दुखत होतं म्हणून त्यांच्या घरच्यांनी त्यांना उपचारासाठी आरोग्य हॉस्पिटल डोंबिवलीमध्ये घेऊन गेले। त्या ठिकाणी डॉक्टरांनी तपासल्यामुळे त्यांना औषध गोळ्या दिल्या आणि त्याच्या थोड्या वेळानेच पोट दुखायचं थांबलं। नंतर परत घरी निघालेले असताना त्यांच्या परत पोटात दुखायला लागलं आणि म्हणून त्यांनी परत डॉक्टरांच्याकडे घेऊन गेले असता डॉक्टरांनी सांगितले की त्यांच्या वेळेवर टेस्ट करावं लागतील, सिटी स्कॅन वगैरे। परंतु सदर महिलेच्या पतीला वाटलं की डॉक्टर काहीतरी जास्त सांगत आहेत, एवढी गरज नाही, म्हणून ते त्यांच्याशी वाद घालू लागले। त्याचं रूपांतर भांडणात झालं। मग त्या नातेवाईकांनी डॉक्टरांना हाताने आणि पायाने मारायला सुरू केले असता डॉक्टरांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी हात पुढे केले स्वतःचे, तर त्यांनी हाताला पण चावलं, बाकी स्टाफला पण चावलं। मग त्याच्यामुळे मग ते पोलीस ठाण्याला आम्ही त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला आणि भारतीय दंड संहिता आणि परत डॉक्टरांचा जो संरक्षण कायदा आहे त्याप्रमाणे पण गुन्हा दाखल केला। छगन भुजबल को टिकट हनुमान जी दिलाएंगे ममता शर्मा। हनुमान जयंती पर एनसीपी नेता ममता शर्मा ने किया पूजा पाठ। नासिक लोकसभा सीट से छगन भुजबल जी को महायुति से टिकट दिलाने हेतु एनसीपी दहिसर तालुका अध्यक्ष ममता शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं संग हनुमान जयंती के अवसर पर दहिसर के भाटला देवी मंदिर में स्थित हनुमान जी का दर्शन पूजन कर एनसीपी नेता छगन भुजबल जी को टिकट मिले इसकी प्रार्थना कर आशीर्वाद लिया। ममता शर्मा का कहना है कि हनुमान जी कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से धरती पर मौजूद हैं। आज उनका जन्मोत्सव है। ऐसे मौके पर हम हनुमान जी के शरण में शीश झुकाकर अपने नेता छगन भुजबल जी को टिकट मिले इस बात की हाजिरी लगाई है। नासिक लोकसभा सीट से छगन भुजबल जी चुनाव लड़े, ऐसी मांग एनसीपी के कार्यकर्ता मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र से कर रहे हैं। ममता शर्मा ने हनुमान मंदिर में पूजा पाठ के बाद बुजुर्गों संग भजन कीर्तन में शामिल हुए एवं प्रसाद वितरण किया। दर्शन किया है, छगन भुजबल जी का फोटो लेके कुछ मन्नतें मांग रही हैं, क्या है जरा उसके बारे में? जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। सबसे पहले मैं सभी अपने देशवासियों को, भारत देश के सभी लोगों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दूंगी। आज मैं अपना झोली फैला के भगवान हनुमान जी से कुछ मांगने आई हूँ। उनसे मैं कह रही हूँ कि कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते हैं टारो, संकट मोचन नाम तिहारो। हम पे एक संकट आया है, हम सभी भक्तों पे, जो हमारे भुजबल साहब हमारे भगवान हैं, हम इनके भक्त हैं। ये हमारे भगवान इसलिए हैं कि भुजबल साहब ने हम जैसे असंख्य कार्यकर्ताओं के जीवन में सभी कठिनाइयों को, सभी तकलीफ़ों को दूर किया है। हमारे राजनीतिक के भी ये गुरु हैं। राजनीति में इन्होंने कई एमएलए बनाए हैं, नगर सेवक, जिला पंचायत समिति, परिषद, कई इनके भक्त हैं जो आज बस यही ताक लगा के बैठे हैं कि कब हमारे भगवान को, भुजबल साहब को टिकट मिले और हम उनके लिए काम करें। और ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा, महाराष्ट्र का इतना बड़ा छगन भुजबल साहब को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रह चुके हैं,
गृह मंत्री रह चुके हैं, महापौर मुंबई में 2 बार रह चुके हैं, और मेरे जैसे लाखों करोड़ों उनके भक्त हैं जो दिलो जान से बस यही प्रार्थना कर रहे हैं कि बस उन्हें एक बार टिकट मिले और नासिक का विकास हो, नासिक का विकास में केंद्रीय में सरकार में जाएं और भुजबल साहब के साथ हम भी कुछ ज़्यादा काम कर सकें। और बस मैं यही कह के अपना मोदी जी को एक संदेश देना चाहती हूँ। मोदी जी, महायुति में आपने हमें रखा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ महायुति में हम इसलिए आए, आपका आशीर्वाद हमें मिले, हम आपके साथ काम करें, तो हमारे विश्वास को मत तोड़िए। हम एक विश्वास लेकर आपके पास आए हैं। और फिर केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने, आपने होली के दिन साहब को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा कि साहब ने बताया है कि आप लोगों ने उन्हें कहा था कि आप लड़िए, आपको लड़ना चाहिए, तभी साहब ने सभी समाज के लोगों से, ओबीसी हो, मराठा समाज हो, एमएलएज हो, कार्यकर्ता हो, सबसे मिलके उन्होंने निश्चय किया कि ठीक है, मुझे अगर लड़ना है तो आप लोग साथ दोगे। सबने कहा साथ देंगे। हमने तैयारी शुरू की और 3 से 4 हफ्ते हो गए, अभी तक कोई भी टिकट का डिक्लेयर नहीं हुआ। 4 हफ्ते के बाद, क्योंकि वो माननीय छगन भुजबल साहब जो है वो विकास पुरुष हैं और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से लेट होगा, देर होगी, तो काम करने में जो भी कैंडिडेट होगा उसको समय कम मिलेगा, वो उस तरह से काम नहीं कर पाएगा और महायुति को सीट नहीं जा पाएगी। इसीलिए मैं ही पीछे हटता हूँ। लेकिन इतना उदार व्यक्ति, अगर इतना बड़ा इंसान अगर इतनी बात कह रहा है, तो मैं मोदी जी से कहती हूँ, साहब हम आपके साथ महायुति में, हमारे विश्वास को मत तोड़िए। आपने ही उनका नाम सुझाया था और आप उनको टिकट दीजिए ताकि हमें काम करने का मौका मिल सके। हनुमान जी के शरण में आई है, आज आपके संकट को हरेंगे? बिल्कुल, कलयुग के भगवान हैं। आज भी पृथ्वी पर हनुमान जी हैं। ऐसा श्री राम भगवान ने वरदान दिया था उन्होंने कि आप कलयुग में यहाँ हो, और हनुमान जी हमारी बात सुनेंगे। और मोदी जी, अमित शाह जी को और महायुति के सभी नेता को जो भी मजबूर कर रहे हैं कि ये टिकट उनको ना मिले, उनको सद्बुद्धि मिले और मेरे साहब को, मेरे भगवान को ये टिकट मिले। बस मैं यही भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, हनुमान जी से प्रार्थना कर रही हूँ जो कलयुग के भगवान है और आज यहाँ हैं। मुंबई 22 तारीख मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान सूची में नाम होना जरूरी है। जो मतदान अभी तक मुंबई उपनगरीय जिले में मतदान के रूप में पंजीकृत नहीं है और जो बेघर, यौनकर्मी, तीसरे पक्ष, घुमंतु जाति, जनजाति की श्रेणी से मतदान करना चाहते हैं या पहली बार पंजीकरण कराना चाहते हैं, वे स्वयं घोषणा पत्र के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। वे 23 अप्रैल तक बिना किसी पहचान पत्र के रह सकते हैं। ऐसी जानकारी जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर ने दी है। लोकसभा चुनाव के लिए मुंबई उपनगरीय जेल में 20 मई को मतदान होगा। जिन मतदाताओं ने किसी कारण से अपना नाम पंजीकृत नहीं कराया है, उन्हें तुरंत 23 अप्रैल तक मतदान के रूप में वेबसाइट मतदाता.eci.gov.in पर या मतदाता हेल्पलाइन ऐप की मदद से पंजीकरण कराना चाहिए या अपने क्षेत्र के मतदाता एजेंटों की मदद लेनी चाहिए। मतदाताओं को मतदान के दिन यानी 20 मई को अपनी पहचान साबित करने के लिए मतदाता पहचान पत्र अपने साथ लाना होगा, अन्यथा आधार कार्ड, पैन कार्ड, विशेष रूप से विकलांगता पहचान पत्र, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटो के साथ सेवा पहचान पत्र, पासपोर्ट, बैंक या डाकघर रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी फोटो के साथ पासबुक, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, मनरेगा कार्ड, संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य द्वारा जारी पहचान पत्र हो सकता है। मतदान के दिन पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। बेघर, वेश्यावृत्ति, तृतीय पक्ष, घुमंतु जाति, जनजाति श्रेणी में मतदाता जो न्याय पंजीकरण कराना चाहते हैं, यदि उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है तो उन्हें सरकार को स्वयं घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतदाता पंजीकरण स्वयं घोषणा के माध्यम से भी किया जा सकता है। यह स्वयं घोषणा पत्र भाजपा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर है। चुनाव के लिए इस महीने के 26 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और फिर नॉमिनेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। 3 मई को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि रहेगी। 4 तारीख को नॉमिनेशन फॉर्म्स की स्क्रूटिनी होगी। 6 तारीख जो है, ये 6 तारीख विड्रॉल की लास्ट डेट रहेगी और 20 मई 2024 को
पोलिंग होगा। 4 जून 2024 को काउंटिंग होगा। इस तरह से 5th फेज में मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट में जो चुनाव होने वाले हैं 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, उनका शेड्यूल रहेगा। ये इलेक्शन में आज के हिसाब से 74,07,000 वोटर्स हैं, जिनमें से 39,82,000 जो है वो मेल वोटर्स है, 34,24,000 फीमेल वोटर्स है और 812 जो है ये थर्ड जेंडर के वोटर्स हैं। मुंबई उपनगर डिस्ट्रिक्ट में 26 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज और 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज है। इसके अंदर 7,380 पोलिंग स्टेशंस है और ये जो पोलिंग स्टेशंस है ये 1083 लोकेशंस पे है। आप सबको पता है कि मुंबई सबर्बन डिस्ट्रिक्ट में जो वोटर टर्नआउट होता है या पोलिंग परसेंटेज होता है वो नेशनल एवरेज से या स्टेट एवरेज से कम होता है। वो बढ़ाने के लिए कुछ विशेष कदम हम उठाने जा रहे हैं। उसमें से सबसे पहला जो है वो है होम वोटिंग का, जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया पहले ही कि 85+ जिनकी उम्र है और जो 40% से ज़्यादा डिसेबल वोटर्स है वो अगर चाहे तो वो घर से वोटिंग कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारे पास हमारे वोटिंग लिस्ट में जिन कैटेगरी में आने वाले वोटर्स हैं उनके साथ हमारे स्टाफ ने कांटेक्ट किया है। वो अगर चाहते हैं तो वो घर से वोटिंग कर सकते हैं। इसके लिए जिन लोगों ने ये चॉइस दिया है उन मतदाताओं को जो ज़रूरी फॉर्म है वो भरने के लिए देने की प्रक्रिया चालू है। वो जितने लोग भर के देंगे उतने लोगों को घर में वोटिंग करने की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। दूसरी बात जो है वो है पोलिंग स्टेशन पे आने के बाद वोटर को जो एक एक्सपीरियंस आना चाहिए, फील गुड का अच्छा एक्सपीरियंस कि मुझे बहुत कम समय लगा वोटिंग के लिए, या बैठने के लिए सुविधा थी, पीने के लिए पानी था, छांव की व्यवस्था थी। ये सब करने के लिए हमने एक बूथ लेवल मैनेजमेंट प्लान किया है, जिसका एक इंग्रेडिएंट है कलर कोडिंग, जिसमें हमने विविध रंग का इस्तेमाल करके जो एक लोकेशन पे 5 से ज़्यादा मतदान केंद्र है उनका सेग्रीगेशन करके वोटर को उसका पोलिंग स्टेशन जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करने के लिए मदद हो जाए, इस तरह से इसका नियोजन किया है। हर एक पोलिंग स्टेशन पे या हर एक लोकेशन पे दिव्यांग जो मतदार आएंगे या बीमार मतदार आएंगे या वयोवृद्ध मतदार आएंगे उनके लिए हमने व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया है। दिव्यांग मतदार के लिए अगर वो चाहते हैं तो स्पेशलाइज व्हीकल की भी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, जिसमें वो व्हीलचेयर के साथ बैठ सकता है, पोलिंग स्टेशन पे आके वोटिंग करके उसको फिर से घर पे छोड़ा जा सकता है। इसके साथ ही हमने कुछ प्राइवेट सर्विस प्लेयर्स जो है और बेस्ट जो है उनके साथ कुछ टाइप किया है। तो पूरे दिन कुछ चुने हुए रूट पे बेस्ट की कुछ बसेस चलती रहेगी, शटल सर्विस चलती रहेगी। जो दिव्यांग मतदार है या जो वयोवृद्ध मतदार है वो उस सेवा का लाभ लेके मुफ्त में पोलिंग स्टेशन तक आ सकता है, वोटिंग करके वापस जा सकता है। इसके साथ ही पोलिंग स्टेशन पे आने के बाद मतदाता के लिए पीने के पानी की व्यवस्था होगी, उसको बैठने के लिए छांव की व्यवस्था, कुर्सी की व्यवस्था होगी और उसको गाइड करने के लिए स्पेशलाइज्ड टीम्स भी हमने वहाँ पे डिप्लॉय करने का निश्चय किया है। तो इस तरह से किसी भी मतदाता को मतदान करने में कोई दिक्कत ना हो, इसका नियोजन हमने किया है।
इसके साथ ही अभी जिसको आदर्श आचार संहिता कहते हैं उसका अमल 16 मार्च से पूरे देश में शुरू हो गया है, अपने ज़िले में भी शुरू हो गया है। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मॉनिटर करने के लिए टीम्स है, उनका काम शुरू हो गया है। इसके साथ ही पार्टी का खर्चा और उम्मीदवार का खर्चा दोनों पे नज़र रखने के लिए इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के लिए वेरियस टीम्स जो है वो हमने डिप्लॉय करके रखी है। वो वीडियो शूटिंग करती है, देखती है, कंटेंट भी देखती है और फिर आगे जो कार्रवाई करनी है वो करती है। आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के तहत हमने 50% पोलिंग स्टेशंस पे वेब कास्टिंग करनी है, तो इसकी भी हमने तैयारी कर ली है। इसका जिसको